नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। बाल ब्रह्मचारी सुबह राम राम सावित्री, आप सभी को नमस्कार है दोस्तों। राजस्थान करंट अफेयर्स की हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपके साथ। भाई आवाज बंद करो रे। राजस्थान करंट अफेयर्स, ये आप लोग राजस्थान का करंट अफेयर्स जो है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा आज ये रिवीजन की जो है वो आपका पार्ट नंबर 3 है, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सब पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और वो बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी विषयों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, हमें बातचीत आज करनी है कहां से। तो आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान में जो है वो 1800 मेगावाट जो है 1800 मेगावाट, इसके दो नए ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, दो नए सोलर पार्क लगाए जाएंगे, दो सोलर पार्क। ठीक है, यह है सोलर पार्क जो है वो राजस्थान में कहां लगाए जाएंगे, दो सोलर पार्क लगाए जाएंगे। तो यहां ध्यान रखना, एक तो लगाया जाएगा जैसलमेर में। कहां पर भैया? जैसलमेर में। और एक लगाया जाएगा कहां पर? बीकानेर में। ये दो नए, बीकानेर में दो नए हमारे ऊर्जा संयंत्र जो पार्क हैं, सौर ऊर्जा पार्क। ठीक है, दो सोलर पार्क जो है वो राजस्थान के, एक जैसलमेर में और बीकानेर में लगाया जाएगा। जो जैसलमेर में लगाया जाएगा ये 800 मेगावाट का होगा। कितने? 800 मेगावाट जो क्षमता है, 800 मेगावाट इस क्षमता का लगाया जाएगा। बल्कि बीकानेर वाला जो है वो 1000 मेगावाट जो सौर क्षमता है उसका क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। तो राजस्थान में 1800 मेगावाट के दो नए सोलर पार्क जो है वो विकसित किए जाएंगे। दो सोलर पार्क विकसित जो हैं वो किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। लेकिन कहां किए जाएंगे इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 800 मेगावाट का जैसलमेर में और 1000 मेगावाट का बीकानेर में जो है वो क्या किया जाएगा? रखा जाएगा, यानी स्थापित किया जाएगा। तो यह सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में दो नए सोलर पार्क कहां विकसित किए जाने हैं। एक आपका जैसलमेर में है और एक कहां पर है? बीकानेर में है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट से संबंधित हम लोग बातचीत करते हैं। राजस्थान में ध्यान रखना है आप लोगों को यहां पर कि हम लोग ई वेस्ट जो है, ई वेस्ट संग्रह अभियान, ई वेस्ट संग्रह अभियान, ई वेस्ट संग्रह अभियान, संग्रहण अभियान जो है वो चलाया हमने। ये अभियान 3 चरणों में अब तक चलाया जा चुका है। यानी ई वेस्ट का मतलब होता है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक होने वाला वेस्ट है, चाहे वो मोबाइल का कचरा हो, चाहे वो टीवी का कचरा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ई वेस्ट का कचरा हो, वो सब को संग्रहित करने के लिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा घातक है मेरे दोस्तों। इस वजह से इसका सही तरीके से जो निस्तारण है वो होना बहुत जरूरी है। तो इस ई वेस्ट संग्रहण अभियान को राजस्थान में 3 चरणों में चलाया जा चुका है अब तक। तीसरा चरण जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा चरण है, तीनों इंपॉर्टेंट, लेकिन तीसरा चरण करंट अफेयर्स की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 मार्च 2022 से स्टार्ट किया गया था। 2 मार्च 2022 से इसको स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो है इसके द्वारा इसे क्या किया गया है? शुरू किया गया। तो ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों को कवर करने के लिए तीसरा चरण जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखना, राजस्थान का अजमेर, ठीक है, राजस्थान का अजमेर, अजमेर के अलावा पाली, पाली के अलावा मेरे दोस्तों बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, और बीकानेर के अलावा इसे चूरू और झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू, ठीक है, ये तो इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा एक इसमें जो है वो ध्यान रखना सीकर को भी शामिल किया गया। ये जिले जो है इनमें अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिलों में ई वेस्ट संग्रहण के लिए तीसरा चरण जो है वो शुरू किया गया। और इन जिलों में जो है वो मोबाइल जो वैन है, मोबाइल वैन से मोबाइल
वैन से क्या किया गया था, कचरा संग्रहण किया गया था, यानी ई वेस्ट संग्रहण किया गया। मोबाइल वैन से ई संग्रहण जो है, ई वेस्ट संग्रहण किया गया, ई वेस्ट संग्रहण जो है वो किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको मैं इसका प्रथम चरण और द्वितीय चरण भी बता देता हूं। प्रथम चरण और कौन सा चरण है, द्वितीय चरण, ये भी कब कब शुरू किए गए, इन पर भी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, द्वितीय चरण, फर्स्ट जो चरण है वो कब शुरू किया गया और वो कौन कौन से जिलों को लेकर था, तो यह 1 जुलाई से शुरू किया गया था। 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के यह शुरू किया गया था। कब तक मेरे दोस्तों, 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2021 तक, 31 अगस्त 2021 तक इसे क्या किया गया था, प्रथम चरण को शुरू किया गया था। 1 जुलाई से लेकर के, हाँ जी, राधे राधे। चलिए, 1 जुलाई से लेकर के 31 तारीख तक, 31 अगस्त 2021 तक इसे शुरू किया गया था। जयपुर, कोटा और उदयपुर में, कहां पर, जयपुर इसे शुरू किया गया, जयपुर, उदयपुर, जयपुर, उदयपुर और कहां पर, कोटा में इसे शुरू किया गया था। और इसके तहत जो है वो लगभग ये मानकर चलिएगा 11 मिलियन टन जो है, 11 मिलियन टन जो है वो ई वेस्ट का संग्रहण किया गया। 11 मिलियन टन ई वेस्ट का संग्रहण इसके तहत किया गया था। इसके बाद जो है वो द्वितीय चरण कब से शुरू हुआ, 14 से लेकर के 26 अक्टूबर तक, 14 से 26 अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 जो है, इस 2021 तक जो है इसे द्वितीय चरण को क्या किया गया, शुरू किया गया। भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर और भिवाड़ी में। ठीक है, जोधपुर, इसके अलावा भीलवाड़ा, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अलवर, इसके अलावा भिवाड़ी जो मुख्यतः अलवर में ही है, भिवाड़ी, इन स्थानों पर क्या किया गया, ई वेस्ट संग्रहण के लिए द्वितीय चरण जो है वो 14 से 26 अक्टूबर 2021 को इसे शुरू किया गया। और इसके तहत लगभग आप मानकर चलिए मेरे दोस्तों 66.2 मिलियन, ठीक है, मेट्रिक टन, यानी 66.2 मेट्रिक टन जो है इस ई वेस्ट का संग्रहण इसके तहत किया गया था। दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं ये बात आपको। ई वेस्ट संग्रहण अभियान अब तक 3 चरणों में राजस्थान में चलाया जा चुका है और इसका मुख्य उद्देश्य जो ई वेस्ट कचरा है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित इस प्रकार का कोई भी कचरा है, ई वेस्ट कचरा, वो पर्यावरण के लिए सबसे घातक है, तो उसका सही तरीके से निस्तारण करना बहुत जरूरी है। इस वजह से ई वेस्ट का संग्रहण करने के लिए एक अभियान चलाया गया। पहला चरण जो इसका है, प्रथम चरण, वो प्रथम चरण कब शुरू किया गया था, तो पहला चरण इसका जो है वो मेरे मित्रों शुरू किया गया कब, 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2021 को जयपुर, उदयपुर और कोटा में, जयपुर, उदयपुर और कोटा में। द्वितीय चरण जो है वो कब शुरू किया गया, तो यह द्वितीय चरण जो है वो 14 से लेकर के 26 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। जोधपुर में, भीलवाड़ा में, अलवर में और भिवाड़ी में, यानी जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी में। और यह 66.2 मेट्रिक टन इसमें इकट्ठा किया गया। और जो दूसरा अभियान है उसमें ज्यादा किया गया, पहले में 11 मेट्रिक टन है, ये क्या है, मेट्रिक टन है, मेट्रिक टन जो है वो इकट्ठा किया गया और दूसरे में 66.2 मेट्रिक टन इकट्ठा किया गया ई वेस्ट जो है। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं, अगला अभियान जरा देखते हैं क्या है हमारे सामने और कौन सी बात हमें नेक्स्ट के संबंध में करनी है। अगला अभियान जो है उसके बारे में अगर बात करें अभियान को छोड़कर, इसके बाद है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों से लगातार सवाल आ रहे हैं। पद्म पुरस्कार, ये पद्म पुरस्कार जो है वो मेरे मित्रों आपको पता होगा राजस्थान के इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया। राजस्थान से कितने व्यक्तियों को दिया गया, 5 व्यक्ति जो है इनको यह पुरस्कार इस बार दिए गए। इसमें से 2 व्यक्ति जो हैं इनको तो कौन सा पुरस्कार दिया गया और 3 व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया गया। 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण राजस्थान के, और ये जो है वो पद्म श्री पुरस्कार जो है वो दिया गया राजस्थान के 3 व्यक्तियों को। यहां पर पहले हैं देवेंद्र झाझड़िया। कौन है, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है इनको पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत सम्मानित किया। ये राजस्थान के चूरू जिले से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, प्लस ये पैरा एथलीट है, पैरा
एथलीट है और टोक्यो ओलंपिक में भारत को पदक इन्होंने क्या किया था, दिलाया था। इसके बाद हमारे हैं राजीव महर्षि। राजीव महर्षि जो हैं उनको भी क्या किया गया, यह पुरस्कार दिया गया। और इनका संबंध राजस्थान के कहां से है भैया, जयपुर से है। और दूसरी बात यह ध्यान रखना, सिविल सेवा जो है, सिविल सेवा के क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको यह सम्मान जो है वो दिया गया। इससे पहले ये भारत सरकार में सीएजी के पद पर रह चुके हैं और राजस्थान में जो है वो किसके पद पर इन्होंने अपना स्थान बनाया, तो राजस्थान में जो है वो मुख्य सचिव भी ये रह चुके हैं। इसके बाद है मेरे दोस्तों पद्मश्री अवार्ड जो है वो 3 लोगों को, एक तो दिया गया रामदयाल शर्मा, रामदयाल शर्मा। इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। इसके अलावा यह पुरस्कार जो है वो अवनी लेखरा को दिया गया, अवनी लेखरा को। अब जरा सुनना, लेखरा को दिया गया। रामदयाल शर्मा जो है, रामदयाल शर्मा, रामदयाल शर्मा, इन पर अभी जो एग्जाम हुआ है आपका लैब असिस्टेंट का, उसमें सवाल पूछा जा चुका है। रामदयाल शर्मा का संबंध भरतपुर से है, भरतपुर से है। और भरतपुर की जो है वो नौटंकी बड़ी क्या है, प्रसिद्ध है। तो नौटंकी कला जो है उससे संबंध ये रखते हैं। उसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश क्या है, द्विवेदी है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध ध्यान रखना मेरे दोस्तों, राजस्थान के सिरोही जिले से संबंधित है। और ये बात और ध्यान रखना कि इनका संगीत और फिल्म क्षेत्र जो है, संगीत और प्लस कौन सा है, फिल्म क्षेत्र, संगीत और फिल्म का जो क्षेत्र है उससे इनका क्या है, संबंध है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, रामदयाल शर्मा है, इनके बारे में बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, ठीक है। रामदयाल शर्मा ये राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंधित है और नौटंकी कला जो इनका संबंध है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है वो सिरोही जिले से है और संगीत है, ठीक है। हाँ चलिए मेरे दोस्तों, यहां पर आपके रामदयाल शर्मा और ये सब आ चुके हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे वाले सवाल पर। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है वो भी जरा ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों को बातचीत करनी है, वो है ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया इंटरजोनल, इंटरजोनल, इंटरजोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप जो है वो राजस्थान में कहां पर आयोजित की गई थी, ये ध्यान रखना है। इसका मेजबान कौन था, ऑल इंडिया इंटरजोनल हॉकी चैंपियनशिप जो है वो कहां पर आयोजित की गई, इसका मेजबान कौन था, तो ध्यान रखना इसका मेजबान जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जोधपुर रहा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है वो इसका क्या रहा मेरे दोस्तों, उदयपुर जो है वो इसका मेजबान रहा। वहां पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ऑल इंडिया इंटरजोनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये ध्यान रखना मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किया गया था, ठीक है। हाँ जनगणना भी कराओगे क्या, सब कराएंगे, आप चिंता मत करो, बस पढ़ते जाओ, जनगणना भी करा देंगे। ऑल इंडिया इंटरजोनल हॉकी चैंपियनशिप मेजबान मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर रहा। एक पहल थी जिसका नाम था सीमा भवानी शौर्य, ठीक है, अभियान, सीमा भवानी शौर्य अभियान, शौर्य अभियान। ये अभियान जो है वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। किससे है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण अभियान, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। यह अभियान बीएसएफ के द्वारा क्या किया गया, बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, किया गया। कहां से कहां तक और कब से कब तक,
यह दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक महिलाओं की एक यानी बीएसएफ की जो महिला जवान है उनके द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। यानी दिल्ली से लेकर के कहां तक, कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी यहां तक जो है वो एक क्या किया गया, बाइक रैली जो है, बाइक रैली का आयोजन, बाइक रैली जो है, इस बाइक रैली का आयोजन जो है वो यहां पर किया गया था। बाइक रैली का आयोजन इनके द्वारा किया गया था। कब से कब तक, तो 8 से लेकर के 28 मार्च 2022, 8 से लेकर के 28 मार्च 2022 इस समय आयोजन किया गया। और राजस्थान में भी ये कई जिलों से होकर, जैसे जयपुर है, जैसे जोधपुर है, इन जिलों से होकर जो है वो यह आपकी पूरी की पूरी रैली जो है वो गुजरी है। तो राजस्थान से होकर भी इस रैली ने अपना क्या किया है, स्थान बनाया था। तो सीमा भवानी शौर्य अभियान जो है वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली से कन्याकुमारी तक ये बाइक रैली जो है वो आयोजित की गई बीएसएफ के महिला द्वारा। 8 से लेकर 28 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया। और ध्यान रखने वाली बात यह है मित्रों कि 8 से 28 मार्च 2022 के दौरान ये राजस्थान के कई जिले जो हैं, जैसे राजस्थान का जयपुर जिला है, जैसे राजस्थान का जयपुर है, जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर है, इसके अलावा बीकानेर है, बीकानेर है, सीकर है, सीकर है, इन जिलों से होकर ये बाइक रैली जो है वो राजस्थान में क्या है, गुजरी है। तो इस बात को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए जरा आगे बात करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने इससे जुड़ा हुआ हाँ। तो ऑल इंडिया इंटरजोनल हॉकी चैंपियनशिप सबको समझ में आ गई होगी और भवानी जो सीमा भवानी शौर्य अभियान है ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं वापस कुछ और जानकारियों के साथ, जरा देखते हैं और क्या है इसके संदर्भ में। यहां पर अगला है नारी शक्ति पुरस्कार। कौन सा है, नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो मेरे मित्रों, नारी शक्ति पुरस्कार कौन से वर्ष का है, तो वर्ष 2022 का है। ठीक है, यह है नारी शक्ति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, तो ध्यान रखना बतूल बेगम जो है, बतूल बेगम, बतूल बेगम जो है उसको दिया गया। बतूल बेगम का संबंध कहां से है, तो राजस्थान के नागौर जिले जो है वहां पर इनका जन्म स्थान है। और वर्तमान में ये कहां पर रह रही है, जन्म स्थान कह दो या इनका जो मूल है स्थान वो जयपुर है, वर्तमान में सॉरी नागौर है और वर्तमान में ये जयपुर में रह रही है। इसके अलावा मांड गायकी जो है, किस, मांड गायकी, इस मांड गायकी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मांड गायकी के लिए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो 2022 का दिया गया है। तो मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध है बतूल बेगम जो है वो। इससे पहले जो है वर्ष 2018 का, वर्ष 2018 का यह किसको मिल चुका है, रूमा देवी को मिल चुका है। रूमा देवी जो है इनको यह पुरस्कार मिल चुका है। और रूमा देवी जो है वो आज के दिन राजीविका जो है, राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन जो है राजीविका, इसकी राजीविका की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान में। राजस्थान में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रूमा देवी है। और इसके अलावा इन्हें इस वर्ष जो है वो 2022 में, जब आपको पता होगा जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया गया था, उस समय मारवाड़ रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कौन से रत्न से, मारवाड़ रत्न जो पुरस्कार है, उस मारवाड़ रत्न पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो रूमा देवी 2022 मारवाड़ रत्न, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, बतूल बेगम और मांड गायकी से इनका संबंध है। यह जो है वो कंप्यूटर अनुदेश भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। बतूल बेगम, नागौर, जयपुर, ये सब आपको ध्यान रखने। चलिए जरा इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बढ़ें। आपको एक नाम याद रखना है, राम लुभाया समिति। कौन सी समिति, राम को लुभाने वाली समिति जो है वो उसका नाम है राम लुभाया समिति। राम लुभाया, राम लुभाया समिति जो है, राम लुभाया समिति जो है इसका संबंध किससे है, राम लुभाया समिति का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना राजस्थान में, राजस्थान में
राजस्थान में नए जिलों के गठन, नए जिलों के गठन पर विचार विमर्श करने हेतु गठित समिति। क्या आपको यह बात समझ में आ गई है? राजस्थान में नए जिलों के गठन पर विचार विमर्श करने हेतु एक गठित समिति जो है की गई। उस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं? तो राम लुभाया को बनाया गया है। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? अध्यक्ष तो ये राम लुभाया है। ठीक है, राम लुभाया सिविल सेवक है, राम लुभाया। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया गया है? गठन किया गया है। और यह समिति राम लुभाया के संदर्भ में है। हाँ जी, नवीन जिलों के गठन के संदर्भ में है। चलिए, एकदम सही बात है। रुमा देवी ने जो बाड़मेर जिला है उस क्षेत्र में ग्रामोद्योग जो है उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। अगले पॉइंट पर हम लोग बातचीत करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बतूल बेगम पर 2 बार सवाल आ चुका है मेरे मित्रों, यह भी आ चुका है। यह सवाल लैब असिस्टेंट की परीक्षा में आया, यह कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षा में आया है, और अब ये राम लुभाया समिति आएगी पक्की अगली परीक्षाओं में। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है? एक नाम है जिसका नाम है सिद्धार्थ जोशी। क्या है? सिद्धार्थ जोशी जो है वो क्यों चर्चा में आए भैया? सिद्धार्थ जोशी क्यों चर्चा में आए? तो इसके चर्चा में आने का एक कारण था। क्या कारण था सर, ये बताइए। आपको पता होगा मेरे दोस्तों, इनका संबंध डूंगरपुर से है। कहां से? डूंगरपुर जो है, यहां डूंगरपुर से इनका क्या है? संबंध है। और इनके चर्चा में आने की जो वजह है, राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कहां किया था? तो सेंट्रल हॉल दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद जो है, इस युवा संसद का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली में। युवा खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजन इसका किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ जोशी डूंगरपुर के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय युवा संसद जो आयोजन किया गया था, उस राष्ट्रीय युवा संसद में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पूरे देश भर में इन्होंने प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया। सिद्धार्थ जोशी ने। मूलतः इनका संबंध कहां से है? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले से इनका संबंध है। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र का है? तो खनन क्षेत्र का है। किसका है? खनन क्षेत्र का। और यह किस मंत्रालय द्वारा दिया गया? केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम क्या है? तो जिस मंत्रालय का नाम है मेरे दोस्तों केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है, इस रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार जो है वो वितरित किया गया। राजस्थान में इसे किसको दिया गया था? तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स जो विभाग है उसको दिया गया। ठीक है, राजस्थान में खान एवं खनिज निगम लिमिटेड जो है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड जो है इसको यह प्रदान किया गया। और इसी के अंदर एक कंपनी जो काम करती है जिसका नाम है बाड़मेर में लिग्नाइट क्षेत्र में, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी, इसको भी सम्मानित किया गया। यानी दोबारा से इस बात को सुनिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिया गया।
और राजस्थान में यह पुरस्कार जो है वो किसको मिला, तो राजस्थान राज्य खान खनिज निगम लिमिटेड के अंदर आने वाली बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग जो कंपनी है, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी जो है, इसको यह पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान किया गया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है, इसके मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए भूपेंद्र यादव जो है, भूपेंद्र यादव जो है वो इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद कर पाओगे मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट जो है वो किसका है, निर्यात तैयारी सूचकांक। ये तो भैया वीडियो के एग्जाम के सिलेबस में ही है, निर्यात तैयारी, क्योंकि उसमें निर्यात से संबंधित सारी बातें पूछी गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक जो है, ये सूचकांक के संदर्भ में आपको बताना है, निर्यात तैयारी सूचकांक के संदर्भ में बताना है किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह नीति आयोग जो है, नीति आयोग, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है, जरा देखो। अगला पॉइंट है राजस्थान, इसमें ओवरऑल, राजस्थान ओवरऑल जो है वो राजस्थान ने ओवरऑल इसमें 11वां स्थान प्राप्त किया। 11वां स्थान जो है वो इसमें पूरे देश भर में राजस्थान को 11वां स्थान जो है वो निर्यात तैयारी सूचकांक के अंतर्गत जो है वो प्राप्त हुआ। और अगर बातचीत की जाए लैंडलॉक स्टेट की श्रेणी में, स्टेट श्रेणी, इस श्रेणी में राजस्थान को 6वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा, 6वां स्थान राजस्थान को इसके अंदर जो है वो प्राप्त हुआ था निर्यात तैयारी। ये कब जारी किया गया, ठीक है, यह जारी किया गया था, ध्यान रखना 25 मार्च 2022 को, 25 मार्च 2022 को इसे क्या किया गया था, जारी किया गया था। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया 25 मार्च 2022 को, 25 मार्च 2022 को यह जारी किया गया था। राजस्थान को ओवरऑल इसमें कौन सी रैंक प्राप्त हुई, तो राजस्थान का इसमें 11वां स्थान रहा। लैंडलॉक स्टेट की श्रेणी में राजस्थान का इसमें 6वां स्थान रहा। ठीक है, एक है द इकोनॉमिक बुलेटिन है, क्या है, द इकोनॉमिक बुलेटिन, द इकोनॉमिक बुलेटिन, ये भी क्या चीज है जरा समझ लो। आपसे पूछा जा सकता है कि द इकोनॉमिक बुलेटिन का संबंध इनमें से किससे है, तो यह राजस्थान जो विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय, इस राजस्थान विश्वविद्यालय की क्या है, एक त्रैमासिक पत्रिका है। क्या है, त्रैमासिक पत्रिका। यह त्रैमासिक जो पत्रिका है मेरे दोस्तों, इस त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया, इस पत्रिका का विमोचन जो है वो आपको पता होना चाहिए, हमारे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह, इन प्रद्युमन सिंह जी के द्वारा इस पत्रिका का विमोचन किया गया। प्रद्युमन सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग, 6वां वित्त आयोग जो है, ठीक है, 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं इनके द्वारा क्या किया गया था, 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, क्या है जरा सुन लो। यहां है द इकोनॉमिक बुलेटिन, राजस्थान विश्वविद्यालय की एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसका विमोचन प्रद्युमन सिंह के द्वारा 6वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग गगनदीप, आपको भी, हाँ जी, गौरव सर की रसगुल्ली को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग हनुमान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द इकोनॉमिक बुलेटिन और निर्यात तैयारी सूचकांक के बाद अगला पॉइंट आपके सामने किससे रिलेटेड है, जरा वो भी समझो भैया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, क्या है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल, इस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से संबंधित आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में एक सवाल आया है कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो 5 से लेकर के 14 मार्च 2022, 5 से 14 मार्च 2022। 2023 में आयोजित होने वाला जो है वो जनवरी में आयोजित होगा, जनवरी 2023 में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्या है,
ये कौन से क्रम का था, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा मेरे मित्रों, ये 15वां संस्करण था। कौन सा? 15वां संस्करण इसका क्या किया गया, आयोजित किया गया था। अब ध्यान रखना, आगे ध्यान क्या रखना है वो जरा सुन लो। 16वां संस्करण, 16वां संस्करण जो है वो जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में आयोजित होगा, जनवरी 2023 में आयोजित होगा, जो आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से 15वां संस्करण कब से कब तक, कहां पर, तो जयपुर में। ठीक है, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बाद में ध्यान रखना 108वीं विज्ञान या इंडियन साइंस कांग्रेस जो है, इंडियन साइंस कांग्रेस, साइंस कांग्रेस का मतलब सम्मेलन है यहाँ, ठीक है। कांग्रेस का आयोजन कब होगा, तो हुआ नहीं है। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो आयोजित होगा, हुआ नहीं है। कब आयोजित होगा यह वाला सम्मेलन, तो 3 से लेकर के 7 जनवरी 2023, 3 से लेकर के 7 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ध्यान रखना इसका आयोजन जो है वो उदयपुर में किया जाएगा। इसके बाद मेरे दोस्तों उदयपुर में कहां पर, तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जाएगा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है उस विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जाना है। तो दोबारा सुन लीजिएगा, दो बातें मैंने बताई है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 108वीं है, पहली बात तो यह है इंडियन साइंस कांग्रेस है, और इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 में उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किया जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां जो संस्करण है, इस 15वें संस्करण का आयोजन 5 से लेकर के 14 जनवरी 2022 को जयपुर में किया गया, और 16वां जो संस्करण है, इस 16वें संस्करण का आयोजन जनवरी 2023 में जयपुर में ही किया जाएगा। चलो जी अगले पॉइंट्स पर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट्स आपका क्या आता है जरा बताइएगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट हमें बात करनी है, इसके अलावा जो है वो सरस क्राफ्ट और मेला 2022, ठीक है। सरस क्राफ्ट मेला 2022 जो है इसका आयोजन कब, किसके द्वारा किया गया, इसका आयोजन राजीविका के द्वारा, राजीविका, और अभी अभी बताया राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रुमा देवी है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन इसका उद्देश्य है। राजीविका द्वारा सरस क्राफ्ट मेले का आयोजन जो है वो 20 से लेकर के 29 मार्च 2022 को, 29 मार्च 2022 को कहां पर किया गया, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में, जवाहर कला केंद्र ये कहां पर है भाई, जयपुर में है। यहां पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्या है जरा वो भी समझिए, ठीक है। एग्री एक्सपो का आयोजन, एग्री एक्सपो का मतलब है कृषि मेला 2022, कृषि मेला 2022। यह कृषि मेला 2022 जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था, तो इस बात को समझने के लिए हमें चढ़ना है आगे। इसका आयोजन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन किसने किया। पहली बात तो इसका उद्घाटन किसने किया, तो वो किया सीएम अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत जी जो हैं, अशोक गहलोत, इन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था मेरे दोस्तों, ठीक है। ये 28 से लेकर के 30 है, 28 से लेकर के 30 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। 28 से 30 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, तो श्री करण कृषि विश्वविद्यालय जो है, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर जो है, जोबनेर जयपुर, यहां पर क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। दोबारा बता देता हूं, एग्री एक्सपो 2022 का आयोजन, उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत के द्वारा 28 से 30 मार्च 2022 श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो जोबनेर में स्थित है, उसके द्वारा ऐसा किया गया था,
ठीक है। हाँ, चलिए मित्रों अगली बातचीत करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोल रहे हो भाई? एग्री एक्सपो, एग्री एक्सपो कृषि मेला 2022 जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था इसमें, ठीक है। हाँ जी। और यह कब से कब तक? तो 28 से 30 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया गया। सर्च क्राफ्ट मेला राजीविका के द्वारा आयोजित किया गया। यह 20 से लेकर के कब तक? 20 से लेकर के 29 मार्च 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। चलिए जी अगली बातचीत करते हैं। अगली बातचीत हमारे सामने क्या है? मीनाक्षी चंद्रावत एक नाम है। क्या है? मीनाक्षी, मीनाक्षी चंद्रावत, मीनाक्षी चंद्रावत, चंद्रावत ये कौन है मीनाक्षी चंद्रावत? तो इनका संबंध कहां से है और क्यों चर्चा में है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है, मीनाक्षी चंद्रावत जो है वो मेरे दोस्तों राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड जो है, समाज कल्याण बोर्ड, उस समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनाई गई, बोर्ड की उपाध्यक्ष इसको बनाया गया। तो ध्यान दोबारा सुन लो, राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष कौन है? तो मीनाक्षी चंद्रावत है। इनके संदर्भ में भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके बाद है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। क्या है? अभेड़ा, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल पार्क ये कहां पर स्थित है? तो यह आपको पता होगा, यह बायोलॉजिकल पार्क जो है वो आपके स्थित है कोटा में। कोटा में बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, ठीक है। और यह जो है वो जनता के लिए कब खोला गया? अशोक गहलोत जो है वो इनके द्वारा क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। कोटा में स्थित है। कब किया गया उद्घाटन? तो यह बात जाननी जरूरी है। इसका उद्घाटन 18 दिसंबर को किया गया, 18 दिसंबर 2021 को, ठीक है, 21 को। और 1 जनवरी से जनता के लिए खोल दिया गया, जनता के लिए, जनता के लिए 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 से खोला गया, से खोला गया। ये ध्यान रखना है। दोबारा सुन लीजिए। इसके अलावा बायोलॉजिकल पार्क आपको पता होगा, यह 5वां बायोलॉजिकल पार्क है। राज्य का कौन सा है? 5वां बायोलॉजिकल पार्क है। इसके अलावा आपने नाम सुन रखा होगा, नारगढ़ है, सज्जनगढ़ है, ये सब जो हैं वो बायोलॉजिकल पार्क हैं। और अभी जो है वो कोटा में 5वां अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत के द्वारा 18 दिसंबर 2021 को किया गया। और यह जनता के लिए कब से खोला गया? 1 जनवरी 2022 से खोला गया। चलिए अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। और अगला पॉइंट आपका क्या है जरा सुनिएगा। इसके बाद है एक नाम है कौशल्या, कौशल्या हितकारी, वो कौशल्या है, ठीक है, कौशल्या। और एक नाम आपको और बता रहा हूं, कौशल्या के अलावा है सुनीता, ठीक है, सुनीता महिया। ये दोनों जो महिलाएं हैं वो क्यों चर्चा में आई जरा वो भी सुन लो। ये जो है वो दोनों की दोनों महिलाएं जो है वो, ये तो है आपकी एएनएम, एएनएम है, ये भी एएनएम है। और ये कहां से संबंधित है? तो कौशल्या जो है वो सांगानेर जयपुर से संबंधित है, सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर जो है वो इससे संबंधित है। प्लस ये जो है वो कहां से संबंधित है? तो आपको पता होगा मकराना जो है, मकराना नागौर जो है, मकराना नागौर यहां से क्या है? संबंधित है मकराना नागौर से। और इन दोनों महिलाओं को क्या किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है
इस परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। मांडविया द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान में, कोविड-19 टीकाकरण अभियान जो है, उस अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, हाँ जी सैंडी वर्मा जी, सही बात है ये वाली। तो ज्यादा हार्ड कहां से आएगा जब राजस्थान में हुआ ही ये सब कुछ है इतना। तो कौशल्या और सुनीता मैया जो है वो एएनएम है, एक सांगानेर जयपुर से, एक मकराना नागौर से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपके सामने, जरा देखो भैया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो इसी से रिलेटेड एक और नाम हम देखते हैं। सेठू राम का नाम आपने सुना होगा, सेठू राम। ये सेठू राम जो है वो कृष्णिया, ऐसे नाम है कृष्णिया, सेठू राम कृष्णिया। ये एक स्वतंत्रता सेनानी है। क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है। और आजाद हिंद फौज में इन्होंने क्या किया है, ये है एक क्या है, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखना आजाद हिंद फौज जो है, आजाद हिंद फौज में इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। देश के लिए बहादुरी से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा इनका 104 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, 4 वर्ष की आयु में, 104 वर्ष की आयु में इनका पिछले दिनों क्या हो गया, निधन हो गया भैया। इनका संबंध कहां से रहा है, तो राजस्थान के झुंझुनू जो जिला है, झुंझुनू जिले से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध, आजाद हिंद फौज में काम किया, स्वतंत्रता सेनानी, सेठू राम कृष्णिया का क्या हो गया, निधन हो गया। हाँ जी, दिनेश सर की लाडली, हेलो सर, जस, ठीक है। सेठू नाम का नाम आ गया है, कौशल्या बता दी गई है आपको, इसके अलावा सुनीता बता दिया गया है। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, और कौन कौन सी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बातचीत करते हैं, ठीक है। चलिए मित्रों, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार आपको याद करने हैं। सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार का सम्मान किसको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, ठीक है। देखो जरा, यह जो कार्यक्रम है वो तो आयोजित कहां पर किया गया, कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा, यह सम्मान समारोह राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि जो हैं, मुख्य अतिथि वो कौन रहे, मुख्य अतिथि रहे आपके पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ साहब जो हैं ये इसके क्या रहे भैया, जगदीप धनखड़ इसके मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा 2021 के लिए, अलग अलग वर्ष हैं वो सारे आपको याद करने हैं। वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे दिया गया, वर्ष 2020 के लिए विधायक पुरस्कार किसको दिया गया, और वर्ष 2019 के लिए किसे दिया गया। यानी 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो हैं वो एक साथ दिए गए थे। चलिए गुरुजी अशोक जी, जरूर योजना भी कराएंगे, यहां पर है 2021, 2020, 2019। 2021 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो है वो बाबूलाल, ठीक है, बाबूलाल को दिया गया। इसके अलावा 2 व्यक्तियों को दिया गया, एक बाबूलाल को और एक इसके अलावा है मंजू देवी, 2 विधायक हैं, मंजू देवी, ठीक है।
आज आप लोग इनको सर्च करिए कि बाबूलाल और मंजू देवी जो है वो राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 2020 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो है वो संजय लोढ़ा को दिया गया भैया। किसको? संजय मल लोढ़ा जो है, संजय लोढ़ा जो है, इनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। इसके अलावा 2019 का जो पुरस्कार है वो ज्ञानचंद पारख को दिया गया। किसको? ज्ञानचंद, ज्ञानचंद, करमचंद, रायचंद कई होते हैं ना, उसमें से एक चंद है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद पारख जो है इनको 2019 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो है वो 2021, 20 और 19 के यह कार्यक्रम राजस्थान की विधानसभा में आयोजित किया गया। मेरे दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने इसमें मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। और 2021 का बाबूलाल और 2000 मंजू देवी जो है इन्होंने इसको प्राप्त किया। प्लस 2020 में संजय मल लोढ़ा और 2019 में ज्ञानचंद पारिक जो हैं, इनको यह पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। तो मेरे हिसाब से उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या आ रहा है जरा देखिएगा। नेक्स्ट है मातृत्व स्वास्थ्य। मातृत्व स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य जो है यानी प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण अभियान है। मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया सम्मान, उत्कृष्ट कार्य सम्मान जो है वो किसको प्रदान किया गया? उत्कृष्ट कार्य सम्मान जो है वो इनमें से किसको दिया गया? मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो सम्मान है वो किसको दिया गया? उसमें 2-3 कैटेगरी बनाएगी। देखो मेरे दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया? तो यह एक तो ध्यान रखना राज्य स्तरीय पुरस्कार है। कौन से हैं? राज्य स्तरीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ है। उसमें से एक तो है व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी है। एक विशिष्ट श्रेणी है और एक टीम श्रेणी है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जो है वो 2 लोगों को सम्मानित किया गया। एक तो है डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी जो है, माहेश्वरी, ये कोटा से संबंधित है। प्रियंका माहेश्वरी कहां से है? कोटा से। इनको यह पुरस्कार दिया गया। दूसरा, प्रथम पुरस्कार है ये। और द्वितीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो ध्यान रखना, द्वितीय पुरस्कार दिया गया डॉक्टर सत्य प्रकाश गुप्ता। डॉक्टर सत्य प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर सत्य प्रकाश गुप्ता को यह पुरस्कार जो है वो क्या किया गया? प्रदान किया गया। सत्य प्रकाश गुप्ता, इनका संबंध कहां से है? तो राजस्थान के 12 जिले से इनका क्या रहा है? संबंध रहा है। तो चलिए इनको आप लोग फटाफट नोट कर सकते हैं। राजस्थान के 12 जिले से संबंधित है सत्य प्रकाश गुप्ता। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, प्रियंका माहेश्वरी जो है वो कोटा से संबंधित है। और मातृत्व स्वास्थ्य के संदर्भ में और मातृत्व मृत्यु दर जो है उसमें कमी लाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए इनको यह सम्मान जो है वो क्या किया गया? दिया गया था। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं, विशिष्ट श्रेणी में किसको दिया गया? किसमें? विशिष्ट श्रेणी। विशिष्ट श्रेणी जो है, उस विशिष्ट श्रेणी में यह पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसमें जिलों को दिया गया। प्रथम, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। ये 3 पुरस्कार किन किन जिलों को मिला? तो पहला पुरस्कार जो है वो पाली जिले को दिया गया, विशिष्ट श्रेणी पुरस्कार पाली जिले को। फिर उदयपुर और भीलवाड़ा को। किसको? उदयपुर और भीलवाड़ा जो है, उदयपुर और कौन सा है? भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा, उसको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। इसके बाद अगली श्रेणी जो है वो टीम श्रेणी है। क्या है? टीम श्रेणी। टीम श्रेणी यानी ग्रुप के अंदर किसको सम्मानित किया गया इस पुरस्कार में? तो फर्स्ट किसको दिया गया, सेकंड किसको दिया गया और थर्ड पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? यह राजस्थान सरकार के द्वारा ही पुरस्कार जो है वो दिए गए। एक तो सीएचसी है तलवाड़ा की, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, यानी सीएचसी तलवाड़ा, 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 ठीक है, तलवाड़ा, तलवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा, इसको दिया गया। चलिए सीएससी। इसके बाद सेकंड पुरस्कार जो है वो पीएचसी भाबरान उदयपुर को दिया गया। पीएचसी भाबरान, भाबरान, ठीक है, इसको दिया गया और ये कहां पर है? उदयपुर में है। चलिए तीसरा पुरस्कार जो है वो सीएचसी को दिया गया बेरा, और ये पाली में है। सीएचसी बेरा, और ये कहां पर है भैया? पाली में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनमें से सब याद नहीं कर पाओ,
तो भी व्यक्तिगत श्रेणी में प्रियंका माहेश्वरी और सत्य प्रकाश गुप्ता को जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा विशिष्ट श्रेणी में कौन से जिले को मिला, तो पहला पुरस्कार पाली को, दूसरा उदयपुर को, तीसरा भीलवाड़ा को मिला। हाँ जी, हाँ, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि जो है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है, ये भी आपको बता देंगे। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको यहां तक की सारी बातें जो है वो मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं 2 बातें बस और बताऊंगा, उसके बाद आज की क्लास को यहीं हम लोग विराम देंगे। एक तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करती है उसको बोलते हैं साथीन। साथीन जो है इनके मानदेय में, साथीनों के मानदेय में सरकार ने, ठीक है, सरकार ने 20% वृद्धि की है। 20% क्या की है, वृद्धि की है, ये ध्यान रखिएगा। मानदेय में 20% की वृद्धि की है। प्लस इसके अलावा मेरे दोस्तों एक ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा में अगर कोई फिल्म बनाई जाएगी, किसमें, राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने पर सरकार 25% का अनुदान देगी। सरकार 25% का क्या देगी, 25% का अनुदान जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो जरा देखिएगा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राजस्थान की 5 सहकारी समितियों को सम्मानित किया। 5 सहकारी समिति राजस्थान की ऐसी है जिनको क्या किया, सम्मानित किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 सहकारी समिति है जिनको उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया। सहकारी समितियों को उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार जो है से सम्मानित किया। और सहकारिता मंत्रालय में केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो तो हमारे कौन है, अशोक गहलोत, आपके अमित शाह जी हैं। और राजस्थान जो है, राजस्थान में उदयलाल आंजना जो है वो इसके मंत्रालय के मंत्री हैं। और एक लास्ट ये लिख देता हूं मैं, चलो, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राजस्थान में, ध्यान रखना। और केंद्र सरकार में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ये परीक्षा में सवाल आ चुका है। इसकी राशि जो है वो सरकार ने बढ़ा दी है। और 1 लाख रुपए से पहले 1 लाख रुपए इसमें पुरस्कार मिलता था, अब इसकी राशि जो है वो कितनी कर दी है, 5 लाख रुपए बढ़ाकर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सवाल जो है वो समझ में आ गए होंगे। दिन भर में इस क्लास को आप लोग बाद में दोबारा देखिएगा। मेरे दोस्तों 3 क्लासेज मैंने अब तक राजस्थान करंट अफेयर्स पर डाल दी है और अभी भी मुझे लगता है कि 1 क्लास या 2 क्लास और हो जाएगी राजस्थान करंट अफेयर्स पर। तो इसके बाद सारा आपका राजस्थान करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। पिछले 6 महीने का, जनवरी से लेकर के अब तक का, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक भी सवाल सिंगल मैंने छोड़ा नहीं है जिसको इसमें शामिल नहीं किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं। और जो इंटरनेट सेवा है वो जैसे ही आरंभ होती है उसके बाद आप सब लोग जो हैं वो इन सभी चीजों का आनंद लें और क्लास को बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।